नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो से हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर चुके हैं और दिल्ली सल्तनत के दौर में हम जान चुके हैं कि कैसे ममलूक या गुलाम वंश स्थापित होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या करता है। साथ ही साथ हम इल्तुतमिश के शुरुआती दौर की भी बात कर चुके थे। अब हम यहाँ पर जो इल्तुतमिश है उसके प्रशासन की बात करेंगे, क्योंकि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या पहला सुल्तान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह पहली बार खलीफा से मान्यता लेकर सुल्तान की उपाधि लेता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की नहीं सिपह सलार की उपाधि और अपने आप को गुलाम ही बनाए रखता है। और आगे चलकर उसे फिर जो मोहम्मद है, मोहम्मद गौरी के बड़े भाई का बेटा, वो उन्हें 1208 में उनकी जो दास्ता है उससे आज़ाद करता है। लेकिन इल्तुतमिश जो रहता है वह पहली बार सुल्तान की उपाधि लेता है, पहली बार लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाता है और दिल्ली सल्तनत के दौर में पहली बार दिल्ली राजधानी बनती है। वह बहुत सारे विजय अभियान करता है, हमने देखे। वह राजपूतों को हराता है, बंगाल क्षेत्र में विजय हासिल करता है, सिंध क्षेत्र में जो उसके विरोधी थे उन्हें वह हराता है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वह ये है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार प्रशासन की स्थापना, एक पुख्ता प्रशासन की स्थापना इल्तुतमिश कर रहा है। उसकी इक़्तिदारी व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और उससे अक्सर प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। और दिल्ली सल्तनत में ध्यान रखना, प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं और शासकों पर कम प्रश्न आएंगे, सुल्तानों पर कम प्रश्न आएंगे, लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई व्यवस्थाओं पर, जैसे आप मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूँ तो वह एक ऐसा सुल्तान रहा जिसने जिस योजना में हाथ डाला वह असफल रही। लेकिन यहाँ पर उसके विजय अभियान से ज़्यादा उसकी असफल योजनाएं और उसका प्रशासन मायने रखता है। इसी तरह इल्तुतमिश के बारे में भी आपको सभी बारीक से बारीक चीज़ों को ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बनते हैं मध्यकाल में, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। देखिए, इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक गद्दी पर बैठता है, हमने देखा था। और कैसे 1228 या 29 के आसपास खलीफा से उसे मान्यता मिलती है और वह फिर अपना जो उत्तराधिकारी अपने पुत्र को न बनाकर अपनी पुत्री को बनाता है, रजिया सुल्ताना को। और अब यहाँ पर हम उसके प्रशासन को देखेंगे। प्रशासन में सहायता के लिए तुर्की अमीरों, जिनकी संख्या संभवतः 40 थी, को उच्च पद स्थापित करता है। और ये जो 40 तुर्की अमीर होते हैं, इसे तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता है। इसे दल चालीसा भी कहते हैं क्योंकि ये 40 लोगों का दल रहता है। और इल्तुतमिश के बाद में जो एक प्रमुख सुल्तान बनेगा बलबन, वह भी इसी चालीसा दल का सदस्य होता है। इसमें अमीर भी होते हैं, इसमें गुलाम दास वगैरह भी होते हैं जिन्हें वह आज़ाद करके उन्हें अमीरों की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। प्रशासनिक प्रणाली के रूप में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से इसने संचालित किया। इल्तुतमिश को एकता व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि पहली बार एकता व्यवस्था भारत में कौन शुरू कर रहा है, तो इल्तुतमिश शुरू नहीं कर रहा है, वो मोहम्मद गौरी शुरू कर रहा है। लेकिन व्यवस्थित रूप से पहली बार कौन शुरू कर रहा है, तो शुरू कर रहा है इल्तुतमिश। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदू जमींदारों की शक्ति तोड़ने के लिए एवं दोआब यानी कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से नियमित भू राजस्व प्राप्ति, इसने अपने शमसी तुर्की सरदारों को दोआब में एकताएं बांटी। दोआब क्षेत्र में 2000 से अधिक एकताएं बांटी इसने। व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली भी इसने स्थापित की। चांदी और तांबे के मानक सिक्के, टका चांदी का था टंका, और जीतल यह तांबे का था। ये सिक्के उसने प्रचलित करवाए। अब इस काल में हम देखते हैं कि सोने के सिक्के कोई प्रचलित करवाता नहीं है, क्योंकि अब उतना ज़्यादा समृद्ध इतिहास अब रहा नहीं है। फिर भी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत रहती है। इल्तुतमिश ने न्याय व्यवस्था के लिए भी कदम उठाए। उसने शहरों में काजी और अमीर ए दाद जैसे पद स्थापित किए। काजी का काम होता था फैसला सुनाना, मतलब एक प्रकार से ये जज था, ठीक है। और जो अमीर ए दाद है, इसका काम था फैसले पर अमल करना। तो कह सकते हैं कि जो काजी है वह ज्यूडिशरी यानी कि न्यायालय है, और जो अमीर ए दाद है ये जो पुलिस व्यवस्था है या फिर जो जेल व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही आता था। जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दिया काजी ने,
तो फांसी देने का काम यहाँ पर कैसे उसको फांसी दी जाएगी, कब दी जाएगी, ये यहाँ पर अमीर-ए-दाद तय करता था। इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश ने अपने दरबार के बाहर आम लोगों तक सुलभ न्याय करवाने हेतु शेरों की 2 मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जिससे जंजीर और घंटी लगी हुई थी। अब ये ध्यान रखना, ऐसा ही कुछ आगे चलकर कौन करवाता है? जहांगीर करवाता है। जहांगीर इस मामले में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वह सोने की जंजीरें लगवाता है, इसीलिए। लेकिन यह ध्यान रखना कि ऐसा काम एक और व्यक्ति कर रहा है दिल्ली सल्तनत में, और वो है इल्तुतमिश। अब यहाँ पर देखिए कि इल्तुतमिश ने 1228-29 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान की स्वीकृति यानी कि खिल्लत प्राप्त की। खिल्लत क्या होता था, हमने समझ लिया था कि खिल्लत में जो खलीफा रहता है वो वस्त्र और स्वीकृति पत्र भेजता है यहाँ पर सुल्तान के पास कि भाई अब से तुम सुल्तान हो। और फिर जो सुल्तान रहता है वह अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, फिर अपने नाम का और खलीफा के नाम का, और अपने आप को खलीफा के अधीन सुल्तान घोषित करता है। अब इसलिए यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान माना जाता है, क्योंकि इसको इस्लाम धर्म के सर्वोच्च व्यक्ति ने मान्यता दे दी है कि हाँ भाई ये सुल्तान है। अब इसने राज्य के खर्च पर दिल्ली और बदायूं में मदरसे क्या होते हैं, जो उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जो मदरसे होते हैं वहाँ पर केवल धार्मिक बातें होती होंगी, या फिर मदरसे मतलब सिर्फ कुरान ही वहाँ पर पढ़ाई जाती होगी। तो धार्मिक चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती है। जैसे हम आश्रम व्यवस्था की बात करें तो धार्मिक चीज़ें वहाँ भी पढ़ाई जाती है, वेद वगैरह का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों की चीज़ों का भी ज्ञान वहाँ पर दिया जाता है। तो जो मकतब होता है, ध्यान रखना, मकतब जो होता है वह प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते हैं, और जो मदरसे होते हैं वो उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं। ठीक है, तो किसी विश्वविद्यालय या फिर किसी हाई स्कूल को भी आप मदरसा कह सकते हैं, और किसी प्राइमरी स्कूल को आप मकतब कह सकते हैं। अपने पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु पर दिल्ली में सुल्तानगढ़ी नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाता है, और ये भारत में बना पहला मकबरा था। ध्यान रखना, ये भारत में बना पहला मकबरा था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये क्या होता है कि विदेशी आक्रमण होते हैं चंगेज मंगोलों के, तो उनको हरा तो देता ही है, लेकिन उस लड़ाई में नसीरुद्दीन मारा जाता है, और ये उसका सबसे योग्य बेटा था। और इल्तुतमिश चाहता था कि वही अगला सुल्तान बने, लेकिन जब वह युद्ध में मर जाता है तो फिर इल्तुतमिश को लगता है कि भाई अब मेरे जितने बच्चे हैं उनमें सबसे योग्य अब रजिया सुल्ताना ही, इसलिए वह अगला उत्तराधिकारी रजिया सुल्ताना को घोषित कर देता है। अब याल्दोज एवं कुबाचा की शक्ति को तोड़ने के लिए भी वह कार्य करता है। गजनी के शासक ताजुद्दीन याल्दोज ने भारतीय क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया। प्रारंभ में इल्तुतमिश इस दावे को स्वीकार कर लेता है और याल्दोज से दास्ता मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, लेकिन ख्वारिज्म राज्य द्वारा गजनी पर अधिकार करने से याल्दोज ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1215 में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने याल्दोज को पराजित कर कैद किया बदायूं में और उसकी हत्या करवा दी। तो यहाँ पर तराइन का तीसरा युद्ध आ रहा है, ये ध्यान रखना। पानीपत के भी आपको 3 युद्ध देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब पानीपत का जो पहला युद्ध होता है वो हम देखते हैं कि हैमू और अकबर के बीच में होता है। दूसरा युद्ध हम देखते हैं कि 1576 में, सॉरी वो तो हल्दी घाटी का युद्ध है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, फिर हम उसको देखते हैं। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है, जो अहमद शाह अब्दाली है और जो मराठा सेना है उनके बीच में होता है। इसी तरह तराइन के भी 2 युद्ध हमें देखने को मिलते हैं, 3 युद्ध हमें देखने को मिलते हैं। पहला 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और गौरी को भागना पड़ता है। 1192 में अगले ही साल तराइन का दूसरा युद्ध हमें देखने को मिलता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना होती है, उत्तर भारत में खास तौर पर। अब तीसरा जो तराइन का युद्ध हो रहा है, इसके विषय में भी आपको ध्यान रखना है। 1215 ईस्वी में युद्ध हो रहा है, और ये गजनी के शासक, अफगानिस्तान क्षेत्र के शासक याल्दोज और इल्तुतमिश
के बीच में हो रहा है, जिसमें दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश गजनी के शासक याल्दोज को पराजित करता है, उसको बदायूं में बंदी बनाता है और उसकी हत्या करवा देता है। अब चंगेज़ खां के आक्रमण का खतरा टल जाने के बाद इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी तक कुवाचा को पराजित किया और सिंधु नदी पर डुबोकर उसको मार डाला, ऐसा कहा जाता है। अब इनके दरबार में हमें कुछ विद्वान देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से विद्वान थे? तो मिन्हाज उस सिराज, जिन्होंने तबकात ए नासिरी लिखी। मलिक ताजुद्दीन भी यहाँ पर एक प्रमुख विद्वान हमें देखने को मिलते हैं। मिन्हाज अपने ग्रंथ तबकात ए नासिरी में इल्तुतमिश की प्रशंसा करते हुए लिखता है कि इल्तुतमिश सुंदर, बुद्धिमान, विद्वानों के आश्रयदाता तथा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला ऐसा शासक था। उसने अपने बलबूते पर राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर मिन्हाज उस सिराज जो इल्तुतमिश है उनकी प्रशंसा में ये लाइनें यहाँ पर कहता है। ग्वालियर अभियान के बाद वह अपनी पुत्री रजिया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कान ए चहलगानी, ये क्या है? तो ये 40 सदस्यों का एक दल है, 40 अमीरों का दल है, जिसे दल चालीसा भी कहते हैं। इसको स्थापना इल्तुतमिश ही करता है। उसका उद्देश्य रहता है प्रशासन में सहायता करें, लेकिन बाद में ये पूरा जो क्राउन रहता है, पूरा जो राजा सुल्तान रहता है, उसको ये कंट्रोल करने का प्रयास करने लगते हैं। अब तुर्कान चहलगानी महत्वाकांक्षी यहाँ पर हो जाता है और वह जो इल्तुतमिश है उसकी वसीयत या फिर उसके उत्तराधिकारी को सुल्तान न बनाकर उसके एक अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना देते हैं। इसके पीछे क्या कारण रहता है? तो अयोग्य रहता है और इसके पीछे जो तुर्कान चहलगानी रहता है वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लेता है। रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में अगला सुल्तान बनता है और बहुत कम समय तक ये रहता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ये अयोग्य रहता है। तुर्कान चहलगानी द्वारा इसे शासक बनाने के कारण क्या थे? तो तुर्कान चहलगानी की महत्वाकांक्षा और रजिया सुल्ताना, जो कि अगली सुल्ताना बनने वाली थी, अगली शासिका बनने वाली थी, तो वह एक महिला थी और इनकी जो थोड़े रूढ़िवादी थे और ये नहीं चाहते थे कि किसी महिला के अधीन शासन करें। और ये तो बस लोगों को कहने की बात थी कि हम महिला के अधीन शासन नहीं करना चाहते। मुख्य बात जो थी वह थी इनकी महत्वाकांक्षा। रजिया सुल्ताना एक योग्य महिला थी। अगर वह शासिका बनती तो वह इनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं होने देती और इन्हें कंट्रोल करके रखती। जबकि रुकनुद्दीन फिरोज का तो ऐसा था भैया कि मुझे राजा बना दो, उसके बाद में तुमको जो करना है तुम करते रहो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, मैं तुम्हारे काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। इसीलिए रुकनुद्दीन फिरोज को अगला शासक बना देते हैं। लेकिन यह अयोग्य शासक था, लेकिन अयोग्य शासक के सहयोग से दल अपना शासन कर सकता था। इसके समय अमीरों ने विद्रोह कर राजधानी को घेर लिया। मलिक जानी, जो कि लाहौर का इक़्तिदार था, कबीर खां एयाज, जो कि मुल्तान का इक़्तिदार था, मोहम्मद सलारी, जो कि बदायूं का इक़्तिदार था, और सैफुद्दीन कूची, जो कि हांसी का इक़्तिदार था। अब रजिया जनता के बीच में जाती है और वह कहती है कि भाई मेरे पिता ने मुझे अगली सुल्ताना घोषित किया था और यहाँ पर ये जो दल चालीसा है, तुर्कान चहलगानी है, ये विश्वासघात करके एक अयोग्य व्यक्ति को आपका सुल्तान बना रहा है, इससे तो आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम सल्तनत काल में पहली बार देखते हैं कि जनता विद्रोह करती है रजिया के फेवर में, और न केवल विद्रोह सफल होता है बल्कि रजिया सुल्ताना को उसको शासिका के रूप में स्थापित भी किया जाता है। तो ऐसे बहुत कम उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर जो व्यक्ति है वह राजा बनने के लिए जनता के जरिए विद्रोह करे और गद्दी पर बैठे। इसी तरह हम पाल वंश के संस्थापक गोपाल को भी देखते हैं बंगाल में, जो कि एक जन विद्रोह के जरिए राजा बनता है, जनता विद्रोह करके उसे राजा बनाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर रजिया को जनता ने विद्रोह करके अपनी शासिका चुना। रुकनुद्दीन पर उसकी माँ शाह तुर्कान का भी प्रभाव था। विद्रोही जनता ने दोनों की हत्या कर दी, रुकनुद्दीन और उसकी माँ शाह तुर्कान का। शाह तुर्कान एक क्रूर महिला था जिसका प्रशासन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। अब तुर्कानी चहलगानी के सदस्य विद्रोह का विरोध नहीं कर सकते थे, नहीं करते, क्योंकि विद्रोह बहुत ज़्यादा तेज़ था और तुर्कानी चहलगानी ये जानता था कि अगर उन्होंने विद्रोह किया तो फिर उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा
और उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए जो तुर्कान चहलगानी होते हैं वह दिल्ली की जनता के सामने झुक जाते हैं और रजिया अगली शासिका बन जाती है। 1236 से 1240 ईस्वी बहुत कम समय इन्हें मिलता है शासन करने के लिए, लेकिन एक इतिहास जो इनके साथ शुरू होता है और इनके साथ खत्म होता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका थी और दिल्ली सल्तनत काल की प्रथम और अंतिम महिला सुल्ताना थी। शासिका बनने पर इसने जो सिक्के पर उम्दत उल निस्बा की उपाधि अंकित करवाई। चहलगानी की महत्वाकांक्षा रजिया जानती थी कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और रजिया के सामने एक चुनौती भी थी कि वह चहलगानी को कैसे नियंत्रित रखे। चहलगानी 40 अमीरों का जो संघ है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया था, लेकिन इल्तुतमिश के कमज़ोर होते ही इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये जो दल चालीसा है या चहलगानी है, ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखने लगा है। चहलगानी की शक्ति को तोड़ने के लिए रजिया अपने वफादार अधिकारियों को प्रशासन में उच्च पद पर स्थापित करती है, जिनमें गैर तुर्की मुस्लिम भी यहाँ पर शामिल होते हैं। रजिया ने अपने विश्वास पात्रों को स्थापित किया, जैसे मलिक मुहाजुद्दीन को उसने वजीर यानी कि प्रधानमंत्री बनाया। मलिक अल्तुनिया को उसने भटिंडा का इक़्तिदार बनाया। इख्तियारुद्दीन एतगीन को उसने बदायूं का इक़्तिदार और अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को उसने सेना प्रमुख बनाया और सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन हसन गौरी को उसने नायब ए लश्कर बनाया। कबीर खां एयाज लाहौर का मुल्तान व इक़्तिदार बना। लाहौर व मुल्तान का इक़्तिदार बना। मलिक याकुत जो कि एक अबिसिनियाई अफ्रीकी मुसलमान था और काफ़ी निम्न वर्ग से आता था, इसको उसने अमीर आकुर यानी कि शाही अस्तबल का प्रमुख बना दिया। अब ये काफ़ी ज़्यादा अयोग्य तो नहीं था, काफ़ी योग्य व्यक्ति था, लेकिन ये बहुत निम्न वर्ग से आता था। एक अबिसिनियाई अफ्रीकी मुसलमान था और हम देख रहे हैं कि जो अमीर वर्ग है उसमें जो तुर्क हैं उनका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अब वो क्या करते हैं, उन्हें बहाना मिल जाता है और वो झूठी खबर फैलाते हैं कि जो रजिया सुल्ताना है उनका मलिक याकुत के साथ में अफेयर चल रहा है और यही कारण है कि मलिक याकुत जो कि कुछ भी नहीं है उन्होंने सीधे अमीर ए अकुर यानी कि शाही अस्तबल का प्रमुख बना दिया। जबकि यहाँ पर जो रजिया का उद्देश्य है वो ऐसे लोगों को पदों पर बैठाना है जो समय आने पर उसका साथ दे, चहलगानी के विद्रोह करने पर उसका साथ दे, ना कि उसके खिलाफ जाकर उसकी सत्ता को ढीला कर दे। इसीलिए वह अपने वफादारों को नियुक्त करती है और मलिक याकुत को भी नियुक्त करती है, लेकिन चहलगानी ने याकुत के साथ रजिया के नाजायज़ संबंधों का प्रचार प्रसार किया। इस समय के जो लेखक हैं मिन्हाज और सिराज, वह भी यह कहते हैं कि दोनों में संबंध थे। अब इससे जो रहता है वह जो दिल्ली की जनता रहती है वह रजिया के प्रति विश्वास उनका कमज़ोर हो जाता है और फिर यहाँ पर रजिया के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। रजिया दरबार में बिना पर्दा किए पुरुषों जैसी पोशाक धारण कर आती थी। वह घुटनों तक कोट जिसे कुबा कहते हैं और टोपी जिसे कुल्हा कहते हैं ये पहनती थी। ग्वालियर के इक़्तिदार जुनैदी ने विद्रोह किया। रजिया ने उसे दरबार में बुलाकर उसकी हत्या करवा दी। इससे जो चहलगानी था उनके मन में और ज़्यादा डर पैदा हुआ और वो जल्द से जल्द अब रजिया को हटाना चाहते थे, क्योंकि रजिया उन्हें लगता था कि ये भैया एक सरफरी महिला है, जब चाहे हमारा कल्याण कर देगी, उससे पहले अपन इसको हटा दें। कबीर खां जो कि लाहौर और मुल्तान का इक़्तिदार था, इसने विद्रोह किया और रजिया यहाँ पर इसका विद्रोह दबाती है और कबीर से मुल्तान क्षेत्र छीन लेती है। भटिंडा के इक़्तिदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया तो उसके विद्रोह को दबाने के लिए रजिया स्वयं सेना लेकर विद्रोह दबाने जाती है। अब यहाँ पर रजिया सुल्तान एक गलती उससे हो जाती है कि वह राजधानी को छोड़ के चली जाती है और यहाँ पर उसके विश्वास पात्रों को वह छोड़ के जाती है। उसको लगता है कि भाई ये संभाल लेंगे, लेकिन जो दल चालीसा रहता है या चहलगानी रहता है वह इन विश्वास पात्रों की हत्या करवा देता है और मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को 1240 में शासक बना देता है। अब अल्तुनिया के खिलाफ, जो कि उसकी सेना बहुत कम थी, एक छोटी टुकड़ी लेकर भाग गई थी, पूरी सेना नहीं ले गई थी, तो अल्तुनिया के खिलाफ युद्ध में रजिया सुल्ताना
हार जाती है। क्योंकि जब उन्हें और पता लगता है कि भाई हमारे पीछे विद्रोह हो गया और दिल्ली भी हमसे छिन चुकी है, तो उनकी सेना का मनोबल गिर जाता है और वो हार जाते हैं। उससे रज़िया सुल्ताना को कैद कर लिया जाता है। अब रज़िया एक बुद्धिमान और चालाक महिला थी। वह यहाँ पर क्या करती है, अल्तुनिया खूबसूरत तो थी, तो वह यहाँ पर क्या करती है कि अल्तुनिया को शादी का प्रस्ताव देती है और कहती है कि भाई आप मुझसे विवाह कर लो, मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी और फिर दोनों मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और फिर आप अगले सुल्तान बन जाओगे। तो यहाँ पर अल्तुनिया के मन में लालच आता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश का पुत्र होता है, दिल्ली का सुल्तान बन चुका था। अल्तुनिया व रज़िया दोनों की सेनाओं ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया। रज़िया इस युद्ध में पराजित हुई और वापस भटिंडा लौटते समय कैथल में विश्राम जब दोनों कर रहे थे, तो डाकुओं ने अक्टूबर 1240 में अल्तुनिया व रज़िया की हत्या कर दी। अब ये डाकू थे या फिर चहलगानी की लोग थे जिन्होंने जानबूझकर उनकी हत्या की, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर से रज़िया समाप्त हो जाती है। अब रज़िया के पतन के कारणों में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण था चहलगानी की महत्वाकांक्षा। चहलगानी जो कि प्रशासन का एक बड़ा कंट्रोल करने वाली व्यवस्था थी, सुल्तान बिना चहलगानी के व्यवस्थाओं को सही से चला नहीं सकता था। और चहलगानी यानी कि जो 40 सदस्यों का संगठन है, वो खुद महत्वाकांक्षी हो गया था और वो खुद सत्ता प्राप्त करने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता था। दूसरी बात, जो चहलगानी को बहुत सारे अधिकारियों को नहीं पच रही थी और बहुत सारे आरोप लगाकर जनता में भी जिस बात को लेकर अविश्वास पैदा किया गया, वो था कि रज़िया एक महिला है। रज़िया महिला है और एक महिला हम पर कैसे शासन करती है। मिन्हाज और सिराज के अनुसार एक सबसे बड़ा कारण था जो वह यही था। मिन्हाज और सिराज कहता है कि भाई एक योग्य, एक अच्छी प्रशासक, एक अच्छी महिला, एक योग्य सुल्तान होते हुए भी उसको क्या हाथ लगा, कुछ भी नहीं मिला। तो रज़िया सुल्ताना जो थी वह एक महिला थी और साथ ही साथ उसके अफेयर की खबरें फैल गई अल्तुनिया के साथ, जो उसके साथ में याकूत के साथ में। और रज़िया जो है उसके विषय में जनता में ये अविश्वास भी उत्पन्न हो गया कि भाई ये एक कैरेक्टरलेस महिला है और हमने गलत महिला का समर्थन कर दिया। और जो चहलगानी है उसने भी पूरा प्रयास किया कि हम किसी ना किसी इसे हटा दें। सबसे बड़ा रीज़न जो है वह चहलगानी की महत्वाकांक्षा ही है, प्रमुख कारण है। लेकिन एक कारण जिसने प्रमुख कारण को और ज़्यादा बड़ा कर दिया, वो था रज़िया एक महिला थी। रज़िया के समय उसके सेनानायक कुतुबुद्दीन हसन गौरी ने रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। रज़िया के समय नूरुद्दीन नामक व्यक्ति ने करामातियों व अहमदिया समुदाय के विद्रोह को भड़काया, जिसे दबा दिया गया। इसके बाद में मइज़ुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक अगला शासक बनता है। ये इल्तुतमिश का अयोग्य पुत्र था। चहलगानी के सहयोग से यह गद्दी पर बैठा था। इसके समय सुल्तान की शक्ति का वास्तविक उपयोग करने के लिए चहलगानी ने नायाब ए ममलिकात का पद स्थापित किया था। नायाब ए ममलिकात क्या था? तो ये एक ऐसा पद था, मतलब कि कह सकते हैं कि ये सुल्तान का संरक्षक है। इस पद का मतलब आप लगा सकते हैं कि सुल्तान का संरक्षक है। तो सुल्तान पूरी जो व्यवस्था है, पूरी कह सकते हैं कि घर की पूरी तिजोरी की चाबी इसके हाथ में आ गई। भले ही सुप्रीम कोई भी हो, ठीक है, भले ही परिवार का हेड कोई भी हो, लेकिन आपने पूरी आपकी वसीयत, पूरी जितने पैसे हैं, लॉकर की चाबी वगैरह किसी व्यक्ति को पकड़ा दिया, तो आपके परिवार में भले ही आप हेड हैं, लेकिन कंट्रोल किसका हो गया? उसका हो गया। क्योंकि अगर आपको 1 रुपये भी लग रहा है तो आपको उससे मांगना पड़ेगा। आप उससे ज़्यादा उलझ नहीं सकते क्योंकि आपकी पूरा बैंक बैलेंस उसके हाथ में है। जब चाहे वह आपको बेदखल कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर नायाब ए ममलिकात का पद हो गया। और आगे चलकर हम देखेंगे कि जितने भी कमज़ोर शासक होते हैं, उनके जो बहुत ही ज़्यादा कुटिल और तेज़ दिमाग वाले जो उनके प्रधानमंत्री या फिर उनके अधिकारी होते हैं, वो इस पद पर खुद को बैठा लेते हैं और फिर इनडायरेक्टली खुद सुल्तान बनकर पूरा शासन चलाते हैं। अब चहलगानी ने नायाब ए ममलिकात का पद स्थापित किया। अब चहलगानी जानता था कि भाई हम 40 लोग तो मिलकर पूरा शासन नहीं कर सकते, तो हम में से जो सबसे योग्य होगा या फिर
जो सबसे ज़्यादा लोगों के पक्ष में रहेगा हम उसको बना देंगे और फिर उसके दम पर हम सब मिलकर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। तो इस पद पर नायब ए ममलिकात के पद पर सबसे पहले जो व्यक्ति बैठा वो था एतकीन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा फेमस नायब ए ममलिकात नहीं होता है। इसके बाद जो बलबन रहता है वह भी इस पद पर बैठता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि पहला जो नायाब ए ममलिकात है वह है एतकीन। 1241 ईस्वी में मंगोलों का भारत पर आक्रमण होता है और मंगोल नेता जो कि तैर बहादुर है उसके नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण होता है। सुल्तान की सत्ता व प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का लगता है और इस सत्ता को प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए बहराम ने चहलगानी का विरोध किया, क्योंकि उसे ये लगने लगा था कि भाई मैं तो पूरी तरह से कठपुतली बन गया हूँ। तो उसको लगता है कि भाई अब अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसको सुल्तान चहलगानी नहीं बनाया था, ना कि वो अपनी योग्यता के दम पर बना था। तो जब वो अपना सिर उठाता है तो चहलगानी उसको कुचल देते हैं। और फिर अगला जो सुल्तान बनता है वो बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये बनता है 1242 से 1246 तक। ये भी चहलगानी के अधीन बनता है, तो स्वाभाविक सी बात है पूरी शक्ति जो रहती है वह चहलगानी के कंट्रोल में रहती है। फिर अगला जो सुल्तान बनता है वो बनता है नसरुद्दीन महमूद। 1246 से 1266 ईस्वी तक ये सुल्तान बनता है। मिनहाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासिरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है और इसमें तबकात नासिरी में सुल्तान की प्रशंसा करते हुए उसे आदर्श सुल्तान बताया है। नासिरुद्दीन महमूद साधारण जीवन जीने वाला एक धार्मिक व्यक्ति था और इसे दरवेश सुल्तान या फ़कीर संत भी कहते हैं, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं था क्या व्यवस्था चल रही है, क्या क्या हो रहा है। इसीलिए चहलगानी ने इसे अपना सुल्तान भी घोषित किया था, क्योंकि इसको बस इस बात से मतलब था कि भाई मेरी पूजा पाठ सही से हो जाए और जो पूजा पाठ वाले काम हो रहे हैं उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। तो 1249 ईस्वी में चहलगानी के एक सदस्य बलबन ने सुल्तान का विश्वास प्राप्त किया और नायाब ए ममलिकात का पद प्राप्त किया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करवा दिया। सुल्तान ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। अब ये ध्यान रखना, उलूग खां की उपाधि कौन दे रहा है? तो नसीरुद्दीन महमूद दे रहा है। इस समय तक वास्तविक सत्ता बलबन के हाथों में आ गई थी और बलबन यहाँ पर महमूद शाह को कंट्रोल करने लगा था। 1253 ईस्वी में बलबन को हटाकर भारतीय मूल के इमादुद्दीन रेहान को नायब बना दिया। चहलगानी के विरोध के बाद अब बलबन जो था वह न केवल सुल्तान, एक तो वो सुल्तान का रिश्तेदार भी बन गया, उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी, तो ये भी दबाव, ऊपर से उसने चहलगानी पर अपना प्रभाव भी स्थापित कर लिया था। तो चहलगानी के विरोध के बाद बलबन को नायाब ए चहलगानी पुनः बनाया गया और 1266 में सुल्तान की मृत्यु के बाद बलबन ने खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। हालांकि ये ध्यान रखना 1246 से 1266 तक इन 20 सालों में बलबन काफ़ी हद तक अपने आप को सुल्तान की तरह स्थापित कर लेता है, लेकिन वह जानता है कि भाई अभी कोई मतलब नहीं है, चहलगानी में उसका ज़्यादा प्रभाव अभी बढ़ा नहीं है और वह चहलगानी की हरकतों को भी जानता है। इसीलिए जैसे ही वह सुल्तान बनता है इस 40 दल को वह समाप्त करता है और उनकी शक्तियों को तोड़ने का काम करता है, क्योंकि वह देखते आ रहा है कि रजिया सुल्ताना के बाद से कैसे कैसे अलग अलग अयोग्य व्यक्तियों को गद्दी पर बैठाकर ये अपने हितों को साधने के लिए शासन कर रहे हैं। तो इसलिए वह क्या करता है कि 1246 से 66 तक तो वह अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता है और जैसे ही सुल्तान की मृत्यु होती है तो वह अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। मिनहाज उस सिराज जो है वह 1260 ईस्वी तक के जो वर्णन करता है, जिसमें हमें बलबन के बारे में काफ़ी जानकारियाँ मिल जाती हैं। बरनी की तारीख फिरोज शाही में जो वर्णन है वह 1266 से लेकर शुरू होता है और जो बलबन है उनकी मृत्यु तक की जानकारी हमें मिलती है। अब सुल्तान की मौत के कारणों, जो सुल्तान है अब 1260 से 1260 तक लिख रहा है मिनहाज सिराज और 1266 ईस्वी से शुरू होकर लिख रहा है बरनी। अब यहाँ पर जो
जो यहाँ पर 1260 से 1266 के बीच का समय काल है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। अब जो बजनी है वह 1266 से शुरू कर रहा है, लेकिन जो सुल्तान है वह उसकी मृत्यु कैसे हुई, वह प्राकृतिक रूप से मरा, नेचुरल डेथ थी उसकी, या फिर बलबन ने ही उसकी हत्या करवा दी, यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं है। सुल्तान की मौत के कारणों के बारे में लेखक लिखते हैं, जैसे इब्न बतूता अपनी किताब ये रहला में लिखता है कि बलबन द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई, क्योंकि अब जो सुल्तान था वह बलबन से कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसने सही समय देखकर उसकी हत्या करवा ली। वही याहिया बिन अहमद सरहिंदी अपनी किताब तारीख ए मुबारक शाही में लिखते हैं कि बीमारी से मरा। अब ये यहाँ पर दो तर्क यहाँ पर लगते हैं। भाई पहले भी वह बलबन को हटाकर किसी और को अपना नायाब ए ममलिकात घोषित कर चुका था, तो हो सकता है कि उसने फिर से प्रयास किया हो और बलबन को हटाने का प्रयास किया हो, क्योंकि बलबन काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर प्रशासन में करने लगा था और एक तरह से वह सुल्तान की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब सुल्तान को लगा कि भाई अब बलबन बहुत हो गया, अब इसको कमज़ोर करना चाहिए, तो बलबन को लगा, जैसे ही उसको समझ में आया कि सुल्तान अब उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो उसने समय देखकर सुल्तान की हत्या करवा दी। एक पॉइंट ये भी आता है कि 1246 से 1266 20 सालों में बलबन ने उसकी हत्या नहीं की, तो अब उसकी हत्या क्यों करवाना चाहेगा। तो यहाँ पर ये कारण भी कमज़ोर हो जाता है। अब दोनों ही कारण हैं, अब जिस तरफ आप जाना चाहें उस तरफ जा सकते हैं। दोनों ही लेखक जो हैं वह तत्कालीन या फिर प्रत्यक्ष रूप से देखकर इन घटनाओं का वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लेखक 1260 तक का वर्णन कर रहा है और एक लेखक 1266 से उसका वर्णन शुरू हो रहा है, लेकिन सुल्तान कैसे मरा कोई नहीं जानता। अब ये सुल्तान ही जानता होगा। खैर, हम अगले वीडियो में बात करेंगे बलबन के बारे में, और बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआती सबसे सक्सेसफुल और सबसे कठोर शासकों में से एक रहे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं बलबन के साथ।